क्या अवैध संबंधों को प्रूव करने के लिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है? क्या क्रिमिनल मैटर्स में अगर डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है तो फिर कन्विक्शन 100% श्योर है? अगर डीएनए टेस्ट मैच हो फिर भी कन्विक्शन से कैसे बचा जा सकता है? अगर एडल्ट्री का आरोप वाइफ के ऊपर लगा हुआ हो तो क्या डीएनए टेस्ट कराना मैंडेटरी होता है? हस्बैंड अपने एडल्ट्री को कैसे प्रूव कर सकते हैं वाइफ के द्वारा अगर हो रहा हो तो? क्या डीएनए टेस्ट एक सही कारगर तरीका है एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए? क्या कोर्ट से परमिशन मिलता है? इन सभी विषयों पे बात किया मैंने दिल्ली हाई कोर्ट की जानी मानी अधिवक्ता उषा शर्मा जी से। आइए पूरी बातचीत देखते हैं। आजकल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जी। और हर दूसरा व्यक्ति जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में है वो ये कहता है कि जो हस्बैंड साइड से है वो कि मेरी वाइफ एडल्ट्री में है, और वो चाहता है कि डीएनए टेस्ट से साबित किया जाए कि क्या वाइफ ये जो बच्चा है वो किसी और का तो नहीं है। क्या ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है कोर्ट के थ्रू? पॉसिबल है? कराया जा सकता है, हालांकि कोर्ट उससे पहले थोड़ा सा समझाती है कि आप ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट कुछ भी आपके अगेंस्ट आया, ठीक है, या आपके फेवर में नहीं आया, तो शायद आप अपने बच्चे को तो खो ही दोगे हमेशा के लिए, क्योंकि उस बच्चे के दिमाग में तो ये रह जाएगा कि इन्होंने तो आपको कभी फादर मतलब बच्चा माना ही नहीं है। तो कराते हैं कोर्ट में एप्लीकेशंस भी जाती है, कोर्ट अलाउड भी करती है सर्कमस्टांसेस को। मान लीजिए कि मैं बिना कोर्ट के परमिशन के डीएनए टेस्ट मैंने खुद ही करा लिया और वो रिपोर्ट में अगर कोर्ट में जाकर के दूं तो क्या एडमिशेबल होगा वो? नहीं, रिपोर्ट आप अपने केस के साथ में लगा दीजिए। अब डिपेंड करता है, आपको वो विटनेसेस भी कॉल करने होंगे जहां से आपने वो रिपोर्ट बनवाई है, तो जिन्होंने कोर्ट के परमिशन के बगैर भी डीएनए टेस्ट करा सकता हूँ? अगर आपकी वाइफ एग्री है, आप दोनों लोग एग्री हैं, कई बार होता है ना पार्टीज अपने आप ही डिसाइड कर लेती हैं चीजों को, तो आप करा सकते हो। कोर्ट की उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस चीज के लिए। हाँ। तो आप उस रिपोर्ट को अपने फाइल कर सकते हो, या लिटिगेशन में आने से पहले अगर आप करा चुके हो। करेक्ट, तो उसको हम लगा सकते हैं। आप। ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंस इक्वली उतना ही होगा जितना कोर्ट ऑर्डर के बाद डीएनए टेस्ट होता है। उसमें देखिए, कोर्ट ऑर्डर से भी होता है, तो जिन्होंने भी किसी भी एक्सपर्ट ने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो उस विटनेस को तो एग्जामिनेशन आपको करना ही होगा ना। इसी तरीके से अगर आपने करा लिया है तो जिससे भी जहां से भी वो हुआ है उन विटनेसेस को तो आपको कॉल करना पड़ेगा ना, अपने उस रिपोर्ट को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, या प्रूफ करने के लिए। ठीक है, ये कहूंगी मैं। ठीक है। सेकंड जो चीज़ है कि अगर मान लीजिए कि डीएनए टेस्ट के लिए अब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से चल रहा है और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर अगर डीएनए टेस्ट के लिए हस्बैंड बोलता है कि जो बच्चा है, जो उसका बच्चा है वो उसका अपना नहीं है, कोर्ट में जाकर के ऐसा एलिगेशन लगाता है, तो क्या कोर्ट अपनी तरफ से डीएनए टेस्ट के लिए बोल सकती है या कोर्ट इस बात को कंसीडर नहीं करेगी? क्योंकि कोर्ट ना, देखिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, और खासकर जहां बच्चा इन्वॉल्व हो जाए वहां और ज्यादा चीजें बढ़ जाती हैं। हस्बैंड वाइफ हैं, 10 एलिगेशंस एक दूसरे पे लगाते हैं, ठीक है, लेकिन जब बच्चे की एग्जिस्टेंस पे इतना बड़ा एलिगेशन आता है तो कोर्ट को भी थोड़ा सा नजरिया चेंज होता है, और होना भी चाहिए। तो कोर्ट अपनी तरफ से तो, क्योंकि देखिए वो इशू अगर फ्रेम हुआ है कोर्ट के अंदर, किसी भी केस को डिसाइड करने के लिए कोर्ट इशू फ्रेम करती है, तो अगर वो इशू फ्रेम हुआ है तो कोर्ट उस चीज पे देखेगी, लेकिन अगर वो इशू ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है, तो कोर्ट उस चीज पे जाएगी ही नहीं। ठीक है। क्रिमिनल मैटर्स में हम देखते हैं जब से ये बीएनएसएस आया है, जो सीआरपीसी की जगह पे आया है, फॉरेंसिक साइंस को बहुत इसमें जो है बढ़ावा मिला है, इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब कभी भी डीएनए टेस्ट होता है तो डीएनए टेस्ट में बेसिकली सस्पेक्ट को कि अक्यूज है या नहीं है, सस्पेक्ट का कोई रिलेशन जो क्राइम हुआ है उसके साथ कोई संबंध है कि नहीं, डीएनए के थ्रू हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो क्या उस वक्त जो डीएनए टेस्ट होता है या जो सैंपल कलेक्शन होता है, क्या वो एप्रोप्रिएट तरीके से होता है? उस पर पूरी तरह से रिलाई किया जा सकता है? उसके बेसिस पे क्या कन्विक्शन होता है ट्रायल में? देखिए,
ये तो केस टू केस डिफर होता है ठीक है। कि सैंपल कैसे लिया, कैसे नहीं लिया गया। हम्म ऑब्वियसली कोई अथॉरिटी ये तो नहीं मानेगी प्राइमा फेसाई कि हम्म नहीं जी हमने ये कमी छोड़ दी थी हम्म सैंपलिंग के अंदर। हम्म ये तो जब रिपोर्ट्स आती हैं, फिर वो जब विटनेसेस कोर्ट में एग्जामिन करते हैं डिफेंस काउंसिल, हम्म तो वो प्रॉपर प्रोसीजर ऑप्ट किया गया कि नहीं किया गया, जो किताबों में दिया गया है हम्म या जो होना चाहिए था, हम्म वो जब उनके जवाब जब वो देते हैं तो पता चलता है कि सैम्पलिंग एज पर द पैरामीटर्स हुई कि नहीं हुई। अगर पैरामीटर्स के हिसाब से सैम्पलिंग नहीं हुई या टेस्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो वेरिएशन लाएगा ही लाएगा। ठीक है। और डीएनए टेस्ट जो है अगर पॉजिटिव होता है तो क्या इस बात की गारंटी है कि कन्विक्शन होगा? कन्विक्शन रेट बढ़ जाता है उस चीज से। अगर पॉजिटिव है और उसको रिबर्ट आपने नहीं किया है, मान लीजिए एक रेप केस ही है, अगर डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया उस रिपोर्ट को झूठा साबित करने के लिए, या उस रिपोर्ट को झूठा भी अलग तरीके से कहें तो उस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज नहीं किया अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो फिर रेशो बढ़ जाएगा कन्विक्शन का। ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में डीएनए टेस्ट कितना इफेक्टिव होता है? देखिए सेक्सुअल असॉल्ट में डीएनए टेस्ट और जो टेस्ट के लिए सैंपल्स जाने हैं वो डिस्क्राइब किए गए हैं, वो एज पर पैरामीटर्स हैं कि नहीं है। दूसरी एक चीज मैं देखती मतलब शायद मेरा पता नहीं कितना कोरिलेट हो पाया इस चीज से। मान लीजिए एक फैमिली में ही रेप हुआ और बच्चा कंसीव हो गया, बच्चा पैदा हो गया, किसी के मान लीजिए ब्रदर इन लॉ के ऊपर ही एलिगेशन है और वो बच्चा ये आ गया कि ब्रदर इन लॉ का बच्चा है, देवर की मैं बात कर रही हूँ, उसका डीएनए मैच कर रहा है, तो हमारी जो जीन्स हैं बॉडी के वो फैमिली में तो मैच करते ही करते हैं, और वैसे भी जीन्स तो हमारे पूरे खानदान से मैच कर रहे होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे होते हैं जनरेशन वाइज। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चा मेरे हस्बैंड का भी हो सकता है या फैमिली के किसी और मेंबर का भी हो सकता है? क्योंकि मेरली सिर्फ एक एलिगेशन मैंने देवर पे लगाया, उसका डीएनए हुआ और वो मैच कर गया, तो वो मान लीजिए 3 भाई हैं तो तीनों में से किसी और का क्यों नहीं हो सकता? जैसे आप बता रही हैं इसका मतलब ये है कि उस बच्चे का डीएनए तो बाकी तीनों भाइयों से मैच करना चाहिए, किसी से भी मैच कर जाएगा, क्योंकि डीएनए के लिए जो ये है, डीएनए का जो निकल के आता है कि जीन्स मैच करते हैं, तो वो जीन्स तो आपकी बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी तो मैच कर सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी ये भी तो है। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि डीएनए टेस्ट में जो एक्यूरेसी लेवल है वो 99.9% रहता है, 100% नहीं बोला जाता। देखिए जितने भी एक्सपर्ट रिपोर्ट्स हैं साइंटिफिक बेस्ड हैं, हम साइंस को ठीक है बहुत अच्छे लेवल पे मानते हैं, लेकिन एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती है और कंक्लूसिव नहीं हो सकती है। जैसे फिंगरप्रिंट वाले भी आते हैं तो वो कंक्लूसिव, आप किसी भी एक्सपर्ट से जब आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे नहीं, कंक्लूसिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे डिफेंस लॉयर का रोल बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है। कि वो डीएनए को किस तरीके से उसको काउंटर करते हैं, उसके रिपोर्ट को कैसे काउंटर करते हैं। देखिए आपने ये मान लिया कि क्योंकि डीएनए पॉजिटिव आ गया तो आप तो केस हार गए हो, तो मुझे लगता है कि आपके पास अच्छा मटेरियल आया है, आप उस मटेरियल पे वर्कआउट करिए, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए विटनेस को, उसके मेथड को, कौन सा मेथड ऑप्ट किया, आज की डेट में कौन सा मेथड चल रहा है, ये बहुत सारी चीजें, सैम्पलिंग कैसे की, वो सैंपल जिसने टेस्ट किया वो उस टेस्ट को करने के लिए एलिजिबल था भी कि नहीं था, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन आपको पूछनी चाहिए। अगर मैं एक लेमैन की तरह पूछूं कि मुझे डीएनए टेस्ट कराना है किसी भी मैटर में, मेरा मैटर कोर्ट में चल रहा है, तो मेरे को कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट करना पड़ेगा, कैसे मेरे को ऑर्डर मिलेगा और कैसे मैं कर सकता हूँ? नहीं, डीएनए के लिए तो आपको तो सिर्फ कोर्ट में, देखिए कोर्ट में आपको कुछ भी प्रोसीजर के लिए एक एप्लीकेशन देनी होती है। ठीक है। कोर्ट अगर सामने से कोई पार्टी है तो उससे रिप्लाई मांग लेती है, अगर स्टेट केस है तो स्टेट केस में स्टेट से मांग लिया जाता है प्रोसिक्यूशन से, और उसके बाद कोर्ट अपना डिस्क्रिशन यूज करते हुए उस पे ऑर्डर कर देगी, वो चाहे फेवर में हो चाहे अगेंस्ट में हो आपके। ठीक है, ठीक है। और उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हायरार्की के हिसाब से आप उसको चैलेंज कर सकते हैं ऑर्डर को। ठीक है, ठीक है। और मैं इसके इनएक्यूरेसी पे बात करना चाहता हूँ, डीएनए टेस्ट के। आपको लगता है कि डीएनए टेस्ट के एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी के ऊपर सवाल उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है। अच्छा,
बिल्कुल उठाया जा सकता है। अच्छा। मैं फिर से वही चीज़ रिपीट होती है कि डीएनए टेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या थी, क्या वो पूरी हुई कि नहीं हुई, सैंपल्स कौन कौन से होने चाहिए थे, वो हुए कि नहीं हुए, ठीक है। फिर उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स थी, वो पूरी हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जब एक्सपर्ट्स आते हैं तो उनसे पूछे जाने चाहिए। जो कि आपकी वो जो रिपोर्ट आई है, जो आपके अगेंस्ट अगर आ गई है, तो उसको चैलेंज आप उस रिबटल अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से करेंगे। ठीक है, ठीक है। एडल्ट्री प्रूफ करने के लिए भी डीएनए टेस्ट को यूज किया जा सकता है ठीक तरीके से? नहीं, एडल्ट्री प्रूफ को डीएनए टेस्ट से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं हम, अनटिल एंड अनलेस हमारे पास कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मुझे लगता है, जैसे मैंने सबसे शुरू में सवाल पूछा कि किसी हस्बैंड को लगता है कि बच्चा उसका नहीं है, तो और उसको प्रूफ करना। ऑब्वियसली देखिए, उसके लिए डीएनए तो हो सकता है हम्म कि हस्बैंड का बच्चा नहीं है तो हस्बैंड को लगता है कि इसका डीएनए करा लिया जाए, तो उसके लिए तो डीएनए है ही है, करा सकते करा हैं। सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।